नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा होगी यमुना के पानी की। बता दें कि यमुना के पानी को लेकर आज एक बड़ा फैसला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच यमुना जल परियोजना के निर्माण और क्रियान्वयन को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि इस समझौते से राजस्थान के लाखों लोगों को पीने के पानी और सिंचाई के लिए बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इस समझौते के साथ कई सवाल भी अब उठने लगे हैं कि क्या हरियाणा के पास इतना अतिरिक्त पानी है कि वो राजस्थान को दे दे, और क्या इस फैसले का असर हरियाणा के किसानों पर पड़ेगा। इसके साथ ही क्या भविष्य में जल संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस समझौते से दोनों राज्यों के हितों में है कि किसी एक राज्य को ज्यादा इस समझौते से फायदा होगा। इन्हीं सवालों पर आज की सबसे बड़ी बहस होगी। तो आज उसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। यमुना पर जो हस्ताक्षर हुए हैं एमओयू को लेकर, यमुना जल को लेकर, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इसके साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे। यमुना जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस समझौते पर एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। हरियाणा और राजस्थान के बीच दशकों पुराना पानी का विवाद अब पूरी तरह सुलझ गया है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसे बड़ा कदम बताया है। इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी। भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की प्रमुख भंडारण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचाई सहित अन्य आवश्यकताओं भी चरणबद्ध रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है, उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपके फैसला में इसको आगे बढ़ाने का आज एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, बाहर करना जाए, उसको लेकर के आज जो एमओयू साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक जाने के लिए ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों जो आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता, सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जुड़ा एक ऐतिहासिक कार्य रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। यह समझौता साल 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के तहत किया गया है।
जिसके अनुसार अब राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी आसानी से मिल सकेगा। इस ऐतिहासिक कदम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का आभार जताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों और सनातन संस्कृति ने हमें सिखाया है कि प्यासे को पानी उपलब्ध करवाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। इस समझौते से राजस्थान के हमारे भाई बहनों को पीने का साफ पानी मिलेगा। मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जल शक्ति मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में ये ऐतिहासिक फैसला संभव हो पाया है। वहीं इस 1994 के समझौते के तहत जुलाई से लेकर अक्टूबर तक वर्षा मानसून के अतिरिक्त पानी को राजस्थान के लिए पेयजल यानी पीने के पानी के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्षा के इस पानी को हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आधुनिक पाइपलाइन के माध्यम से सीधे राजस्थान भेजा जाएगा। इस समझौते से रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी, जिससे जल प्रबंधन को एक नई दिशा मिलेगी। बहरहाल ये समझौता न केवल दो राज्यों के बीच आपसी सहयोग की एक नई मिसाल है, बल्कि इससे आने वाले समय में राजस्थान के डार्क जोन और पानी की किल्लत से जूझ रहे इलाकों की तस्वीर भी बदलेगी। राज्यों के बीच इस तालमेल से देश में जल प्रबंधन को एक अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। जाहिर है, जल बंटवारे को लेकर लंबे अंतराल के बाद राजस्थान और हरियाणा के बीच ये महत्वपूर्ण समझौता देखने को मिला है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा के बीच भी जल समझौते को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। यानी गृह मंत्री अमित शाह SYL को लेकर अब इस दिशा में क्या आने वाले दिनों में निर्णय लेते हैं और क्या इस दिशा में महत्वपूर्ण समझौता हो पाएगा, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि हरियाणा और राजस्थान के बीच जहां ये महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, तो वहीं ये भी चर्चाएं हैं कि केंद्र में और जहां हरियाणा में, राजस्थान में BJP की सरकारें हैं, ऐसे में ये समझौता मूर्त रूप ले चुका है। अब निगाहें पंजाब के समझौते पर लगी हैं, जहां राजनीतिक वजहों से SYL को लेकर लंबे समय से ये समझौता अटका हुआ है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, आपके पास आऊंगी। और क्या जो ये फैसला लिया गया है दोनों राज्यों के लिए न्याय संगत है या किसी एक के हित में ज्यादा झुका हुआ? इसके साथ ही कि क्या यमुना जल समझौता दोनों राज्यों के लिए विन विन है या किसी एक का नुकसान है? इसमें राजस्थान को पानी मिलेगा लेकिन हरियाणा का हक कौन बचाएगा? देखिए जया, पहले तो मैं ये बता दूं, अमित शाह जी क्यों बैठे। अमित शाह जी सहकारिता मंत्री के नाते, सहकारिता मतलब आपसी सहयोग से सभी को हिस्सा मिले, सभी की जरूरतें पूरी हो, इसलिए अमित शाह जी की पहल रही और वो मौजूद रहे। दूसरी बात, आप देखिए अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री जिस तरीके से उन्होंने नक्सलवाद की समस्या का अंत किया है, पीछे काफी प्रचार भी हुआ कि नक्सलवाद से कितने राज्य प्रभावित थे, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, और राज्यों पर असर था। नक्सलवाद की समस्या को अमित शाह जी ने हल कर दिया, काफी हद तक हल हो भी गई है। जम्मू कश्मीर की समस्या थी, धारा 309, 370 खत्म कर दिया, अब लगातार दावा कि वहां शांति है, अब पत्थरबाजी नहीं होती। तो मेरे को लगता है बीजेपी ये क्रेडिट लेना चाह रही है, जो अंतर्राज्यीय समस्याएं हैं, देशव्यापी जो समस्याएं हैं, लंबे टाइम से बीजेपी ये क्रेडिट लेना चाह रही है कि हमने दशकों से चली आ रही, कांग्रेस राज से चली आ रही समस्याओं का अंत करें धीरे धीरे। उसी के तहत ये 1994 का जो यमुना जल समझौता था, जिसमें राजस्थान का भी हिस्सा था, जब ये राजस्थान का हिस्सा 1994 का यमुना जल बंटवारा हुआ था 1994 में, तब कांग्रेस की सरकार थी। 91 से 96 तक नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। चूंकि 91 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने थे। 1994 का ये समझौता है, उसमें दिल्ली भी था, हरियाणा भी था, पंजाब भी था, यूपी भी था, राजस्थान, जो उत्तर भारत के राज्य हैं। तो मेरे को लगता है होना तो ये चाहिए था कि SYL के मामले का निपटारा होता, लेकिन वहां चुनाव है, राजनीतिक कारण है, लेकिन आनन फानन में ये समझौता सिरे चढ़ गया। पिछले 1-1.5 महीने से कोशिशें चल रही थी। अब 3,300 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, सारा खर्च करेगा राजस्थान, क्योंकि पानी उनको मिलना है। 1994 का जब समझौता हुआ था, यमुना जल समझौता, उस वक्त इनेलो के 17 विधायकों ने इस समझौते के खिलाफ इस्तीफे दिए थे, बहुत बवाल हुआ था। अब जब ये समझौता आज इसने मूर्त रूप लिया है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सहमति पत्र जिसको कहते हैं, आज ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अमित शाह जी बतौर सहकारिता मंत्री
जल शक्ति मंत्री मौजूद थे। तो ये जो आज समझौता हुआ है, इस पर फिर विपक्ष विफर रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं आप राजस्थान को पानी दे रहे हो, अपना पंजाब का पानी तो लो आप। और इनेलो ये कह रहे हैं कि हमने इस जल समझौते के खिलाफ 17 विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, अब फिर विरोध करेंगे हम। आम आदमी पार्टी का इतना भी ताकत या वजूद नहीं है कि वो कोई इस तरह के दम भरे। तो कुल मिलाकर विपक्ष के तेवर गर्म है। मैंने किसी एक्सपर्ट से बात की कि ये जो प्रोजेक्ट है, क्या इसका टेक्निकली फिजिबिलिटी क्या है। उनका ये कहना था कि ये यमुनानगर से हथनी कुंड से पाइपलाइन के जरिए यमुनानगर से करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल होते हुए हिसार, हिसार से राजस्थान शुरू होता है, चूरू तक 300 किलोमीटर की ये पाइपलाइन होगी। 3,300 करोड़ खर्च होगा। टेक्निकल बात यह है कि जैसे एक बड़े अधिकारी से मेरी बात हुई, उनका यह कहना कि यमुना के पानी में सिल्ट ज्यादा होती है क्योंकि पहाड़ों का पानी है। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से जो पानी आता है हथनी कुंड में, वो यमुना की नदी में आता है। वो आगे फिर यही पानी राजस्थान जाएगा। इसमें सिल्ट ज्यादा क्योंकि पहाड़ों का पानी है, मिट्टी होती है। पाइपलाइन के जरिए जब ये पानी भेजा जाएगा, उसकी डीसिल्टिंग कैसे होगी, उसकी सफाई कैसे होगी, बड़ा टेक्निकल इश्यू है ये। तो राजस्थान तैयार है 3,300 से ज्यादा करोड़ का खर्चा करने को, 300 किलोमीटर की पाइपलाइन। लेकिन टेक्निकली फिजिबिलिटी को लेकर थोड़ा सवाल है और विपक्ष के तेवर सख्त है कि आप दिल्ली को 719 क्यूसिक पानी हरियाणा ने यमुना के हिस्से का देना है, हरियाणा के जरिए जाता है 719। लेकिन एक अधिकारी का कहना है कि 330 क्यूसिक पानी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है दिल्ली को बहुत टाइम से। भाई दिल्ली को आप पानी फालतू दे रहे हो, पंजाब का पानी आप ले नहीं पा रहे, और राजस्थान को भी आप पानी देंगे तो हरियाणा का क्या होगा। दक्षिण हरियाणा इतने सालों से पानी मांग रहा है, तो हरियाणा में मेरे को बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होने वाली है पानी को लेकर। बिल्कुल, और विपक्ष भी इस पर खेलता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। बहरहाल महेश, आपके पास आऊंगी कि क्या हरियाणा के पास वास्तव में पर्याप्त जल उपलब्ध है? क्या भविष्य में जल संकट को देखते हुए ये फैसला सही समय पर लिया गया है? अगर कल को हरियाणा में जल संकट गहराया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जय, बिल्कुल सटीक सवाल आपने उठाया है। घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, साफ तौर से यही स्थिति हरियाणा में इस वक्त नजर आ रही है। जल संकट हरियाणा में पहले से रहता है, और अगर पंजाब थोड़ा सा पानी अगर हिस्सा हरियाणा का कम कर देता है तो हरियाणा के 15 से ज़्यादा ज़िले जो है 3 दिनों के भीतर जो है पेयजल का संकट झेलने लगते हैं। तो 72 घंटों के बाद ही हरियाणा पर उसका असर देखने को मिल जाता है। तो ये मानकर चलिए कि पेयजल को लेकर हरियाणा में ही स्थिति खराब हो चुकी है। मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी जल्दबाजी कर रहे हैं। राजस्थान को पानी देने में बेहतर होता कि पहले पंजाब से अपना पानी ले लेते। 4 दशकों से ज्यादा का वक्त, और हरियाणा अपना हिस्सा तो पंजाब से ले नहीं पाया। और अमित शाह की हैसियत का भी जिक्र यहाँ पर चल रहा था कि सहकारिता मंत्री की हैसियत से वो बैठे थे। देखिए, केंद्रीय जल मंत्री हो या सहकारिता मंत्री हो या देश के गृह मंत्री ही की जो जिम्मेदारी की बात है वो अमित शाह का जिक्र हम कर लेते हैं। देखिए, जिम्मेदारी आप राजस्थान के लिए निभा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो हरियाणा की तरफ से भी ये जिम्मेदारी निभा दें। और कितना लंबा इंतजार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम वर्डिक्ट पर जो है केंद्र सरकार चुप हो जाती है। जिम्मेदारी तो केंद्र को दी गई थी कि वो किसी भी सूरत में कोई जो है SYL का पानी है वो हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दिया जाए। ये जिम्मेदारी केंद्र पर डाली गई थी, लेकिन बातचीत में ही सब कुछ खत्म कर दिया गया। मीटिंग्स का दौर चल रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो है गुरुओं की सीख है। गुरुओं की सीख नायब सिंह सैनी तो समझ गए, गुरुओं की सीख जो है भगवंत मान कब समझेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके पास हरियाणा में अपना कोई पानी पैदा नहीं होता है। हरियाणा के पास कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, और अगर थोड़े से पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो पंचकुला के मोरनी हिल्स पर करीब 40 किलोमीटर का इलाका है, लेकिन वहां पर कभी बर्फ नहीं गिरती है। पर्वतीय इलाका उसे आप मान सकते हैं, लेकिन वो कभी भी पानी से आच्छादित नहीं हो सकता क्योंकि बर्फ वहां पर कभी नहीं गिरती है। तो ये मानकर चलिए कि पानी तो हमें हिमाचल से मिलना है, पंजाब से मिलना है, और वो पानी जो हरियाणा के हिस्से का नहीं मिल रहा है। अब आपने बंटवारा जो कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस भी इस मामले पर जो यहाँ अपना स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं कि देखिए, ये समझौता तो हमने नहीं किया था, ये समझौता तो आपके कार्यकाल में हुआ था, आपने ये समझौते किए थे, हमने तो उसे निभाने का काम किया। लेकिन फिर सवाल कांग्रेस उठाएगी कि निभा लेते लेकिन पहले पंजाब से अपना पानी ले लेते। तो ये मानकर चलिए कि अभी हरियाणा के पास खुद जल संकट झेलने की जो स्थिति है वो नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके आप दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप जो है राजस्थान को पानी दे रहे हैं, आप सियासी रिश्ते तो निभा रहे हैं, लेकिन जब हरियाणा के लोगों की अपनी जरूरतें आएंगी तो मुख्यमंत्री कहाँ छिपेंगे।
बिल्कुल, सवाल इस बीच कई उठ रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपके पास आऊंगी कि क्या हरियाणा के हिस्से का पानी कम होगा? क्या हरियाणा के किसानों के हित इस समय सुरक्षित है? क्या हरियाणा के पास वास्तव में पर्याप्त जल है? देखिए, इस बात से ये अवश्य जो है विपक्षी दल और जो विशेषज्ञ हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि मानसून के दौरान जो पानी बढ़ता है उससे वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है, उससे मतलब जो हमारा पानी का स्तर नीचे है, भूजल जो है वो रिचार्ज हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब विशेषज्ञ ये चिंता जता रहे हैं कि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, इनमें जो पानी का जो ग्राउंड लेवल है जी, वो कैसे नीचे जाएगा, वहां तो संकट पैदा हो जाएगा। तो मतलब ये बात तो है, विपक्षी दल भी इस बात को बनाएंगे। और देखिए, जो सत्तारूढ़ दल है, सत्तारूढ़ के नेता तो इसे ये बताया गया कि संवाद से समाधान की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम उठाया, लेकिन विपक्षी दल की आशंका अपने स्तर पर ठीक है। भाई, जो हमारा भूमिगत पानी था उससे जो रिचार्ज होता था वो कैसे रिचार्ज होगा? अब देखिए, सबसे ज्यादा जो हिस्सा है यमुना के पानी में निसंदेह हरियाणा का है। 40.6% जल में हिस्सेदारी हरियाणा की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की है 35.1%, फिर राजस्थान की है 10.4%, फिर दिल्ली की है 6.3% और हिमाचल की 1.7%। हरियाणा की हिस्सेदारी तो ज्यादा है, इसमें खुद हो रहा है नहीं जी। लेकिन ये हरियाणा के हिस्से का पानी कम हो जाएगा और हम जो है अपना जो पानी है पंजाब से जो लेना है सतलुज यमुना संपर्क नहर का, वो तो ले नहीं पा रहे और वो पानी तो दूसरा पानी हम राजस्थान को दे रहे हैं। तो हरियाणा के किसानों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। तो 94 का समझौता था, वर्तमान क्या स्थिति है? वर्तमान स्थिति 94 का समझौता अब आप लागू कर रहे हो। भाई, इस समय वर्तमान परिस्थितियां देखिए, भाई ये ठीक है कि इससे रेणुका किशोरी लखवार जो योजनाएं उनकी इसकी समीक्षा की गई है, इसे तेजी से पूरा करने पर सहमति बनी है और जल भंडारण क्षमता भी उनकी बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये बात भी है कि जो बरसाती पानी बर्बाद हो जाता था उससे अब उनको तालाबों में और जलाशयों में जो है स्टोर किया जाएगा, वाटर रिचार्ज भी होगा। लेकिन हरियाणा को तो इसका नुकसान होगा। अब राजस्थान को फायदा होगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू जैसे जिले हैं वहां पानी की उपलब्धि सुनिश्चित हो जाएगी मानसून सीजन में। भाई, अंडरग्राउंड वाटर से जो पाइपलाइन से राजस्थान पानी पहुंचेगा, लेकिन हरियाणा की पूर्ति कैसे होगी? सत्तारूढ़ दल को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के पास क्या जवाब होगा? भाई, हरियाणा के किसानों के लिए क्या स्थिति बनेगी? जो जीपी रोड बेल्ट है उनका जो पानी रिचार्ज होता था वो कैसे रिचार्ज होगा? तो एक आशंकाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इस बात को बनाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, लेकिन हरियाणा के किसानों की समस्याएं अपनी जगह पे हैं। विशेषज्ञ जो चिंता जता रहे हैं वो उचित है, उसका भी समाधान किया जाना चाहिए और सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि ये वाटर रिचार्ज कैसे होगा। बिल्कुल, और इसका भी जवाब विपक्ष मांग रहा है। बहरहाल, और देवेंद्र आपके पास आएंगे और संक्षिप्त में जवाब लेंगे कि क्या जो ये समझौता हुआ है ये जल समझौता है या राजनीतिक समझौता है? हरियाणा को इस समझौते से आखिर क्या मिला? राजस्थान की वर्षों पुरानी मांग अब क्यों पूरी हुई है? देखिए जया, मैं बहुत संक्षेप में ये कहूंगा, राजस्थान हरियाणा से बहुत बड़ा प्रदेश है और पंजाब भी बड़ा भाई है, हरियाणा तो छोटा भाई है। राजस्थान पंजाब दोनों बड़े सूबे हैं, हरियाणा छोटा भाई है। छोटे भाई को निचोड़ा जा रहा है। दिल्ली हालांकि फुल फ्लैज स्टेट नहीं है, दिल्ली को हरियाणा के बराबर मान सकते हैं, लेकिन पंजाब और राजस्थान, पंजाब पानी दे नहीं रहा और हरियाणा को राजस्थान को पानी देना पड़ रहा है। और दिल्ली को भी जितना उसका हिस्सा है यमुना में, उससे ज्यादा पानी 330 क्यूसेक ज्यादा पानी जा रहा है। मेरे को लगता है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री शायद बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे आदमियों को मुख्यमंत्री बनाओ जिनको जब मर्जी जाके बिठा दो, उनको अपने राज्यों से ज्यादा चिंता नहीं है, हाई कमान को खुश करना है, जैसा वो कहे वो कर दे। बड़ी सख्त बात है लेकिन ये हकीकत है। तीसरी बात,
6 जिले हरियाणा के जो बिल्कुल फर्टाइल एरिया है, यमुना कहां से निकलते हैं? यमुनानगर से, उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों से पानी आता है। यमुनानगर में इंडस्ट्री है, फिर करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, दिल्ली में यमुना जाते हैं, दिल्ली के बाद फरीदाबाद, पलवल, ये पूरी जीटी रोड बेल्ट फर्टाइल, जहां से बहुत टैक्सी जाते हैं, इंडस्ट्री है गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, सरकार के खजाना भरता है। बाकी जगह जींद, हिसार, कैथल, वो तो लेने वाले किसान है, सब्सिडी चाहिए। सरकार की आमदनी गुरुग्राम से होती है, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, ये पंचकुला का एरिया है जो यमुनानगर है, ये सारा फर्टाइल जहां से बहुत सारे वोट मिले। और बीजेपी के नेता कहते हैं हम जीटी रोड बेल्ट का एहसान नहीं उतार सकते, तीनों बार हमारी झोली भर दी वोटों से। उसी जीटी रोड बेल्ट जो हरियाणा का 1/3 हिस्सा है, उससे अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अन्याय हरियाणा के साथ हो रहा है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह की पानी की किल्लत हरियाणा में अगर होती है तो। महेश, आपसे भी संक्षिप्त में जवाब लेंगे कि क्या भविष्य में पानी की कमी हुई तो प्राथमिकता किसको मिलेगी? क्या इस समझौते में जल उपलब्धता का वैज्ञानिक आकलन किया गया और क्या मानसून पर निर्भरता के बीच ये फैसला जोखिम भरा है? देखिए जया, आपने बड़ा सटीक सवाल उठाया था कि ये जो फैसला है राजस्थान को पानी दिए जाने का, ये फैसला सियासी है या इसे जो है जल के बंटवारे के तौर पर देखा जाए। मैं साफ तौर से कहना चाहूँगा कि ये फैसला पूर्णतः सियासी है और सियासत भारी मुझे नज़र आ रही है। हरियाणा के हितों की रक्षा करने में मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री कमज़ोर पड़ रहे हैं और ये सवाल सामने आएगा, सीएम को सवाल झेलना पड़ेगा जब हरियाणा में पानी का संकट पैदा होगा। उस वक्त मुख्यमंत्री कटघरे में होंगे और जनता ये सवाल पूछेगी कि पीने का पानी हरियाणा के लिए कहाँ है? आप पंजाब जो हमारे हिस्से को रोके हुए हैं उनसे हमारा हिस्सा कब दिलवाएंगे? जिम्मेदारी तो केंद्र की भी थी, लेकिन केंद्र भी खामोश है। आप ये मानकर चलिए कि जब तक, और मुझे नहीं लगता कि, मान लीजिए एक परिस्थिति का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट कर लेते हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, बीजेपी की सरकार पंजाब में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पंजाब पानी की एक बूंद हरियाणा को नहीं देगा। बड़ा भाई कहिए, छोटे भाई कहिए, गुरुओं की सीख उन्हें याद दिलाते रहिए, लेकिन अगर हरियाणा के साथ पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तब भी आप एक बूंद पानी की उम्मीद पंजाब के सियासतदानों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे पर एकजुट हो जाते हैं और पल भर में जो है फैसला ये लेते हैं कि वो अतिरिक्त पानी पंजाब के पास चूंकि नहीं है तो ऐसे में एक बूंद पानी की वो नहीं देंगे। हमने कैप्टन अमरिंदर के वक्त ये देखा है और यही चीज दोहराई जाएगी। अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार हो तो नायब सिंह सैनी अपने बड़े भाई से पानी नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगे और आपसे भी बहुत संक्षिप्त में जवाब लेंगे कि क्या ये समझौता जल प्रबंधन का मॉडल बनेगा या नए विवादों की शुरुआत करेगा? क्या पानी पर राजनीति बंद होगी या अब नए राज्यों की नई मांगे शुरू हो जाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसको अपने ढंग से परिभाषित करेगी और विपक्षी दल इसे आत्मसमर्पण मानेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। केंद्र के दबाव के आगे हरियाणा को के हिस्से का पानी तो लेकर दे नहीं सके और अपना पानी राजस्थान को दे दिया। देखिए, वैसे तो अगर राष्ट्रीय हित में देखा जाए ये समझौता स्वागत योग्य है, लेकिन अगर हम हरियाणा के संदर्भ में देखेंगे तो हरियाणा के विशेषज्ञों की जो चिंताएं हैं, किसानों की जो चिंताएं, उनका समाधान तो किया जाना चाहिए। और अब मानसून सीजन है तो अब मानसून सीजन के दौरान जो है जो वाटर रिचार्ज होता है हरियाणा का, जो जीटी बेल्ट का, पर क्या असर आएगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी आशंकाएं वर्तमान में कायम है। बिल्कुल, बहरहाल पूरी चर्चा के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो यमुना का पानी सिर्फ एक नदी का पानी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, खेती और भविष्य से जुड़ा सवाल है। आज हुआ ये समझौता अगर पारदर्शिता और वैज्ञानिक जल प्रबंधन और दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर लागू होता है तो ये एक मिसाल भी बन सकता है, लेकिन अगर पानी की उपलब्धता और वितरण को लेकर संतुलन नहीं बना तो यही समझौता आने वाले समय में नए विवादों की वजह भी बन सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह समझौता जल संकट का समाधान बनेगा या भविष्य के नए संघर्ष की शुरुआत? इसी पर बहस जो है वो लगातार जारी रहेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।